तो मैं क्या बोल रहा था, ये होती है आपकी सबकॉन्ड्रल सिस्ट, ठीक है। इनको देख के हमें इस तरीके से करना हो, ये हमें इस तरीके से दिखती है। और क्या होता है, सबको फॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्ट्रास्ट एंड स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग होना। उधर के जो आसपास स्ट्रक्चर है वो सब कैसे होने लग जाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, मूवमेंट आपका लॉस होने लग जाता है। और सबसे आखिरी में साइनोवियल इन्फ्लामेशन भी मिलेगा देखने को, मगर वो बिल्कुल मैंने कहा ना ऊपर से एकदम लेटर स्टेज। एंड कैप्सूल थिकनिंग, अब दिमाग लगाओ, कैप्सूल जो पूरा ऊपर से कवर करके रखा, अगर वही थिक हो गया तो वहां पर कंप्लीटली मूवमेंट तो फिर चला ही गया। तो बिल्कुल बात है, कंप्लीट मूवमेंट कब जाएगा, बिल्कुल सीवियर स्टेज में जाएगा ना। तो याद रखो सबसे आखिरी में क्या है, आपका कैप्सूल जो आउटर पूरा कवर करके रखता है वो थिक हो जाता है, देन कंप्लीटली मूवमेंट लॉस्ट। ठीक है, लीडिंग टू डिफॉर्मिटी एंड जॉइंट स्टिफनेस। जैसे एग्जांपल इन नी, वेरस डिफॉर्मिटी अकर्स, नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की लेटर स्टेज में वेरस डिफॉर्मिटी भी दिख जाती है, दैट वी कॉल्ड एज जेनुवेरम। व्हाट इज जेनुवेरम? जेनुवेरम मतलब बोलैक, बोलैक। क्या होते हैं बोलैक? नॉकनी सुना है? नॉकनी का जस्ट अपोजिट होता है। हाँ सर, गैप हो जाता है दोनों नीज के बीच में ज्यादा। इसके बीच में क्या हो गया, ये किसी दिन पढ़ाऊंगा आपको। ये होता है नॉकनी, दो नी पास पास में आ रही हैं। और ये होता है जेनु, ये होता है कौन सा होता है, ये होता है जेनु बैरम, और ये होता है जेनु बेलगम। सॉरी, ये जेनु बेलगम, गम गम मीन्स पास में आना। इसको याद करने का वह चीज बता रहा हूँ, इसको नॉकनी बोलते हैं, इसको वो बोलैक बोलते हैं, इसको जेनु बेलगम बोलते हैं, इसको बैरम बोलते हैं। बेलगम से याद रखो, गम मीन्स कोई भी चीज पास में आती ना, गम चिपकाने वाली चीज ना, गम। तो उससे याद रखा करो, मैंने ऐसे याद कर दो वैन। तो इसमें क्या होता है, ये चीजें स्ट्रक्चर पास में आ रहा है, इसमें स्ट्रक्चर ये होने लग जाता है। अच्छा, मुझे एक बहुत बेसिक चीज बताना, सोच के बताना, गैस करना कि वो फंडा क्यों बता रहा हूँ, वो आगे बताऊंगा। पहले इसकी बात करो, इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना, इस तरीके से। ये बताओ, इसमें जो इधर वाले स्ट्रक्चर्स है वो पास आ रहे हैं कि इधर वाले स्ट्रक्चर्स पास आ रहे हैं? इसमें जो इधर वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये पास पास में आ रहे हैं, और इधर वाले जो मीडियल साइड के हैं वो दूर दूर जा रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये होता है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब इसकी बात करो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो लेटरल साइड के स्ट्रक्चर्स है ये पास पास में आ रहे हैं, और जो मीडियल साइड के ये दूर दूर जा रहे हैं। इनकी जब आप फिजियोथेरेपी करते हो ना तो इसी तरीके से करते हो। क्या करते हो कि जो पास पास में स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, उनकी तो आप करते हो स्ट्रेचिंग, जिससे वो क्या दूर दूर जाएं, और जो दूर दूर चले गए हैं उनकी करते हो स्ट्रेंथनिंग, जिससे वो पास पास आ सके। ठीक है, समझ आया? अब ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका फंडा आगे बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्यों जेनु बेलगम होता है। ये बस याद रखना कि याद नहीं, समझो, बेसिक है कि जेनु बेलगम में जो मीडियल स्ट्रक्चर्स है, जो मीडियल स्ट्रक्चर वो क्या होते हैं, दूर दूर जा रहे हैं, और जो लेटरल है वो पास पास आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, जेनु बेलगम में जो मीडियल स्ट्रक्चर्स थे वो आपके पास पास आ गए, लेटरल वाले आपके दूर दूर चले गए। ठीक है, तो अब कैसे, देखो अब इसको मैं आगे बताऊंगा, उसका मैंने आपको ये क्यों बोला। डोंट वरी, नहीं समझ आया तो उसको मैं अभी आगे जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो एक बार फिर अभी फिर से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वो क्यों बताया वो आगे बताऊंगा। अकर्स मोर इन एल्डरली पीपल, मेजरली जॉइंट ऑफ लोअर लिम्ब, हमें पता है फ्रिक्वेंटली बाइलेटरली होगा, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक में नहीं दोनों में देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखा करो, ये भी एक मेजर डिफरेंस, देखो डिफरेंस बताता जा रहा हूँ आर एच और ओ एच के बीच में, ओ ए के बीच में और है ना आर ए के बीच में और ओ ए के बीच में, दो डिफरेंस तो बता ही चुका हूँ कि वो डीआईपी में मिलता है, वो उसमें कम मिलता है ना, उसमें क्या और क्या होता है, तो अंदर से बाहर, वो बाहर से अंदर। ये एक डिफरेंस और याद कर लो, ओ ए बाइलेटरली मिलता है, आर ए सिंगल में मिलेगा, क्योंकि वो एज है ना, वो किसके जेनेटिकली है,
और ये सब हमेशा जब भी ऐसा लिख के आया करो तो हमेशा एक वर्ड आगे होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली, मेजरली। 100% श्योरिटी किसी में नहीं होती। मैंने अभी बताया था बाहर वेस्टर्न कल्चर में हिप जॉइंट और इंडियन कल्चर में नी जॉइंट। क्यों? ड्यू टू सबसे बड़ी पोजीशन है वो है हमारी, जो क्या जो सुबह जो इंडियन पॉड, इंडियन पॉड वाला जो यूज करते हैं ना, वो जो इंडियन कल्चर का वो सब है ना, तो उसमें जो एक बैठने की सिटिंग होती है, उस वजह से। वेस्टर्न का पॉट आपने देखा तो उसमें तो पूरे इस तरीके से बैठते हैं, लेकिन इंडियन पॉट की जो आपने देखी है सिटिंग, उसकी वजह से। इसलिए सबसे पहले जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले यही एक गोल्डन रूल बोल देगा, 2 गोल्डन रूल, कि भैया इंडियन पॉट आप यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि इंडियन पॉट जितना यूज करोगे उतना दर्द बढ़ेगा ओल्डर एज में, तो बिल्कुल इंडियन पॉट यूज नहीं करना। दूसरा बोल देगा कभी भी हाई सिटिंग या लो सिटिंग नहीं करना, नॉर्मल कैसे बैठना होता है, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आप भी हमेशा याद रखो, 90 डिग्री इस तरीके से, इस तरीके से कि हमेशा नी के बीच में भी 90 डिग्री बने और हिप के बीच में भी 90 डिग्री बने, है ना। और जो आपके फुट है उनके बीच में भी 90, ना फुट लटकने चाहिए ना ऐसे होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका, इस तरीके से बैठोगे तो आगे डिजेनरेटिव प्रॉब्लम तो होंगी, एज तो बढ़े, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं आती। तो हमेशा यही पोजीशन में बैठने को बोलेगा, बोलेगा कभी भी पालती मार के कुछ करके नहीं बैठना जमीन पे। और सबसे पहले अपना क्या बदलो, इंडियन पॉट का जो स्टाइल है वो बदलो, है ना, वो वेस्टर्न में। तो ये सबसे पहले आपको बोल दिया जाता है। तो इंडियन हैबिट क्या, इंडियन कल्चर हैबिट ऑफ स्क्वेटिंग और सिटिंग क्रॉस लेग करके ज्यादा बैठते हैं, इसलिए इंडियन में ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलती है। क्या चीजें मिलेंगी? पेन इज द अर्लिएस्ट सिम्टम इंटरमीडिएटली इन द बिगिनिंग बट बिकम्स कांस्टेंट ओवर मंथ और ईयर। सही बात है, ये अब चीजें तो आगे चल के खराब ही होनी है। अच्छा, इसमें एक बात बहुत याद रखो, ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको रोक पाओगे क्या? नहीं। क्यों, ये किसी की उम्र को रोक पाता है क्या? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? ट्रीटमेंट इसका इसी बेस पे होता है कि बस आप चीजों को थोड़ा सा क्या कर सको, डिले कर सको। तो पेन क्या है, इसका अर्लीस्ट सिम्टम है, स्टार्टिंग में रुक रुक के आता है, फिर आगे फिर हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो डल पेन होता है थोड़ा थोड़ा, फिर क्योंकि आप काम करोगे तो आता है, फिर आगे चल के ठीक हो जाता है। मगर आगे तो ऐसा होता है कि हर टाइम पेन होता है। क्रिपिटस मिलेगा, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। स्वेलिंग ड्यू टू इफ्यूजन कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। अब साइनोवियल में बता चुका हूं, इन्फ्लेमेशन में स्टार्टिंग 5 चीजें, स्वेलिंग, रेडनेस, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज, पेन और इरिटेशन, तो ये सब कुछ मिलना ही मिलना है। स्टिफनेस मिलेगी। अच्छा देखो, ये बहुत मेजर चीज है, ये बहुत मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि स्टार्टिंग में जो स्टिफनेस देखने को मिलेगी वो क्यों मिलेगी? पेन की वजह से, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमेशा अपनी बॉडी चलाती है, कहीं भी पेन हो उस जगह के मूवमेंट रोक दो, वरना वो और मूवमेंट करेगा तो और पेन बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो जो स्पाज्म, जो मूवमेंट नहीं कर पाता वो पेन की वजह से नहीं कर पाता। फिर आगे चल के क्या होता है, फिर मूवमेंट नहीं करेगा नहीं करेगा, और आगे चल के फिर वो जब सीवियर फॉर्म में होता है तो आपके जॉइंट, जो मैंने कैप्सूल है वो सब टाइट स्ट्रक्चर्स इतने टाइट हो जाते हैं, जो बीच में उनके होता है ऑस्टियोफाइट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो चाह कर भी मूवमेंट नहीं कर पाता। फिर पेन की वजह से नहीं, तो स्टिफनेस इनिशियल ड्यू टू पेन एंड मसल स्पाज्म बट लेटर ड्यू टू कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर। कहा था आखिरी में आपका कैप्सूल थिक हो रहा था, सबसे लास्ट स्टेज में पढ़ के आए थे। एंड इनकॉर्गिटी ऑफ द जॉइंट सरफेस, इनकॉर्गिटी यानी इनकॉम्पिटिबिलिटी, जॉइंट सरफेस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, बीच में कोई गैप नहीं बचता, तो उसकी वजह से। तो आपके पास जो मौका होता है चीजों को बचाने का, एक्सरसाइज सब करके, वो कब होता है? क्योंकि लेटर स्टेज में तो आपके पास एक ही चीज बचती है, डेट इज सर्जरी, यानी। और इनिशियल स्टेज में आपके पास मौका होता है कब? कि पहले पेन को कम करो, वरना अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और आपने एक्सरसाइज करा दी तो और पेन बढ़ जाएगा, बॉडी और बढ़ा देगी, आप आना ही बंद एक ही दिन में। तो 2-3 दिन में सबसे पहले पेन किलर दो भैया, आपको पेन किलर दो, अल्ट्रासाउंड, आपको अल्ट्रासाउंड बोल रहा हूँ सॉरी, पेन किलर और इलेक्ट्रोथेरेपी। जैसे आपको पेन कम करना सही लग रहा है, पहले पेन कम करिए, जब उसको आपको लगे उसका पेन कम हो गया, फिर बिल्कुल एक्सरसाइजेस वगैरह को आप स्टार्ट कराएंगे। क्यों? नहीं तो अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कराओगे तो धीरे धीरे मूवमेंट रह के वहीं पर वो मूवमेंट कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। क्योंकि चीज अगर आप मूवमेंट वहां पर कराते रहेंगे तो वहां से क्या फायदा होगा वो मैं आपको आगे ट्रीटमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चर्स एंड इनकॉर्गेटी ऑफ द जॉइंट सरफेस एग्जामिन कैसे करोगे किसी भी चीज को? टेंडरनेस, वही यही टेंडरनेस वगैरह टच करने पर पेन, उसको पेन मिलेगा, जो ऊपर पढ़ के आ रहे हो वही वो सब बोल दो। तो टेंडरनेस ऑन द जॉइंट लाइन, क्रिपिटस और मूविंग द जॉइंट, डिफॉर्मिटी नी पे बताई थी बैर, कौन सी मिल रही थी? जेनु वेरस, यानी बो लेग मिलेगी। और ये याद रखना है। और हिप पे क्या मिलता है? हिप पे एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एक्सटेंडेड रोटेशन ऑफ हिप देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा फ्लेक्शन होता है, हिप हल्का जॉइंट पास पे आता है और हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द हिप जॉइंट।
तो वहां पर ये एबनॉर्मल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन हल्का सा मिलता है, इतना ज्यादा क्लियर नहीं समझ पाते फिर भी हमें ना, ये थोड़ा सा ज्यादा कब दिखता है, लेटर स्टेज में, अर्ली स्टेज में इतना हम नहीं पकड़ पाते। इफ्यूजन बहुत रेयर होता है, इफ्यूजन माने वो यहाँ पर इडीमा वगैरह डेवलप होना वो सब वो बहुत लेटर स्टेज में होता है ना, कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई कि वो स्वेलिंग इडीमा में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो मिलेगी, रेयर मिलती है। वॉस्टिंग ऑफ क्वाड, क्वाड्स के क्या काम होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट। अच्छा चलते कैसे हो, नी पर एक्सटेंशन करके तो कंप्लीटली एक्सटेंड करके तो चलते हो, जब पेन ही हो रहा है तो एक्सटेंड कर पाओगे क्या? अच्छा बहुत बेसिक चीज, दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, जब ये जॉइंट है, जब मैं ऐसे करूंगा, मैं अपने नी को फ्लेक्स करूं, तो जॉइंट दूर दूर जाएंगे, तो जॉइंट गैप बढ़ेगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही एक्सटेंड करोगे जॉइंट पास पास आएंगे, एक दूसरे टकराएंगे तो बहुत पेन होगा। तो बस फिर दिमाग लगा लिया कि पेशेंट को एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, फ्लेक्शन नहीं। दिमाग लगा पूछो कि क्यों फ्लेक्शन करने में तकलीफ नहीं होगी पेशेंट को इतनी, क्योंकि सर जॉइंट सरफेस दूर दूर जा रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है ना, गैप बन रहा है, पास पास आएंगे तो बोन टकराएंगे तो पेशेंट को पेन फील होगा। इसलिए पेशेंट को फ्लेक्शन करने में इतनी तकलीफ नहीं होती, एक्सटेंशन करने में तकलीफ होती है। यानी सर इसका गोल्डन बात क्या हो गई, क्या पेशेंट एक्सटेंशन करेगा नहीं, एक्सटेंशन करेगा नहीं तो एक्सटेंशन काम कराना क्वार्ट्स का है, जब क्वार्ट्स अपना काम नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसकी वास्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर लाजमी की बात है। यानी सर हमें क्वार्ट्स की आइसोमेट्रिक कराते रहना चाहिए फिजियोथेरेपी में, यानी हमारा एक गोल्डन रूल ही हो गया कि हमें हमेशा क्वार्ट्स की आइसोमेट्रिक करानी है। अगर हम आइसोमेट्रिक नहीं कराएंगे तो क्वार्ट्स वास्टिंग में जाएंगे और आगे चल के हम इसको थोड़ा बहुत नी को ठीक करेंगे, पता चलेगा कि पेशेंट फिर एक्सटेंशन चल नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि ड्यू टू वीकनेस ऑफ क्वाड। ठीक, हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस पे पूरा ध्यान दिया, चल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि क्वाड्स में वास्टिंग हो गई, क्वाड्स वीक हो गए। जिम्मेदार कौन? आप, क्योंकि आपने पढ़ाया, आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट 15-20 दिन से 1 महीने से नहीं चला, इसका मतलब क्या है? आपके पास बोल रहा है कि सर हम 1-1.5 महीने से चल ही नहीं पाए, क्योंकि वो आपके पास तभी आएगा, ऐसा नहीं है कल दर्द हुआ और आपके पास आज आ गया, नहीं भैया। 1 महीने से उसने जब पूरी दुनिया घूम के आपके पास आएगा, जब वो सब इलाज कर लेगा, गूगल से लेके सब कुछ, बोलेगा भैया हम 2 महीने से बेड पे लेटे हैं, 2 महीने से लेटे, तुरंत दिमाग लगाओ कि भैया क्वार्ट्स के टेस्ट कर लो, स्ट्रेचिंग टेस्ट, स्ट्रेंथिंग टेस्ट चेक कर लो, क्वार्ट की स्ट्रेंथिंग लगा लो, है ना, ऑक्सफोर्ड स्केल उसको चेक कर लो, है ना, मैनुअल मसल टेस्टिंग से टेस्ट कर लो। आपको लग रहा है वीक है, और वीक तो हो गई, तो हल्की सी उसकी आइसोमेट्रिक करा के स्ट्रेंथनिंग कराते रहो। डेली जब एक्सरसाइज करा रहे हो तो 2 मिनट उसको, 5 मिनट उसको भी दो, जिससे क्या हो जाए, वो मजबूत हो जाए। तो जब पेशेंट एक्सटेंशन करे तो क्वाड्स इसको खींचे, तो उसको मजबूती मिले तो वो चल पाएगा। वरना पता चलेगा कि आप चलाने वो जा रहे हो, पेशेंट एक्सटेंशन ही नहीं कर पा रहा, आप कह रहे पूरा तो महीने लग गए, या दिमाग लगा लिया, सब कर लिया, और पेशेंट तब भी नहीं चल पा रहा। पेशेंट कहेगा आप बेवकूफ हो। तो एक छोटी सी मामूली सी गलती, क्या गलती? कि हमने क्वाड्स पे ध्यान नहीं दिया, हमने दिमाग नहीं लगाया। तो ये बहुत लॉजिक वाली बात है, इसको याद रखना, इसलिए इतना जोर इस पे दिया। क्योंकि तो क्या होता है कि चीजें पे हम बाकी सब पे तो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, मगर अगर वाली चीजों की इतना उनको दिमाग से निकाल देते कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो वॉस्टिंग ऑफ क्वार्ट्स, enlarged looking joint due to formation of peripheral osteopathy, एबनॉर्मल आपको लगेगा जॉइंट बड़ा हो, क्यों? क्योंकि पेरीफेरी पोस्टियोफाइट्स इकट्ठे हो रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, पेरिफेरल पे जिसको हम बियरिंग बोल रहे थे। टर्मिनल लिमिटेशन मिलेगी जॉइंट मूवमेंट की, क्यों मिलेगी सर? क्योंकि जितना एंड टर्मिनल स्टेज पे आएगा उतनी बोन एक दूसरे के पास पास आएंगी, और वो करना नहीं चाहेगा, पेन होगा उतना, तो टर्मिनल लिमिटेशन वो बिल्कुल नहीं करे, यानी वो कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं करना चाहेगा। प्लस सबलक्सेशन मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहां के लिगामेंट भी तो वीक पड़ रहे हैं, तो जॉइंट एक दूसरे से दूर जाने के कर रहे होंगे, जॉइंट वीक पड़ जाएगा। डिसलोकेशन नहीं, सबलक्सेशन, हमेशा याद रखो। डिसलोकेशन क्या होता है? जब कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाए। सबलक्सेशन माने क्या, एक दूसरे से वीक पड़ गया तो दूर जा रहा है, तो वहां पर लिगामेंट वगैरह भी वीक पड़ रहा है, तो आप सबलक्सेशन भी चेक करो, कहीं देख तो नहीं रहा है लिगामेंट कितने वीक हो गए, तो उनकी टेस्टिंग करो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? ये सारी चीजें आपको एक्सरे में दिखेंगी, पूरा मैं एक्सरे दिखा चुका हूँ, जितना भी सब कुछ मैंने स्क्लेरोसिस और सिस्ट वगैरह सब दिखाया ना, पूरा एक्सरे में वो ही सब दिखेगा। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल फीचर्स आर नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस, often limited a part of the joint, example may be limited to medial compartment of tibiofemoral joint of the knee। क्या बोला? नी में tibiofemoral, हम बात कर, ये हमारा फीमर है और ये हमारा टिबिया, इसी के बीच में जॉइंट बनता है, तो इसका बोल रहे हैं जो मीडियल वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा पास में आता है, ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ इट स्ट्रक्चर, वहां की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की वजह से हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। मीडियल, तो मैंने जो आपको जेनु वायरस बताया, जो आप जेनु वायरस बताया ना कि जेनु वायरस क्यों हो रहा था, इसी वजह से, क्योंकि जो वहां पर जो मीडियल कंपार्टमेंट है ना वो ज्यादा पास में आ जाता है, इस वजह से। और मैंने आपको देखो बुल एग में दिखाया भी था, ये देखो बुल एग में क्या बताया था आपको,
ये तो आपके हैं नौकनी, ये नौकनी। नौकनी में क्या बताया था कि जो मीडियल वाले हैं ये दूर दूर जा रहे हैं, देखो दिख रहे हैं ना, मीडियल वाला देखो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट लाइन से ये दूर दूर जा रहा है, यानी यहाँ के स्ट्रक्चर जब वो स्ट्रेच्ड हो रहा है ये दूर दूर जा रहे हैं, ये पास पास आ रहा है। अब इसका जस्ट उल्टा बना दो, जस्ट उल्टा क्या हो गया कि जो मीडियल वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके क्या आ रहा है, पास पास आ रहे हैं, और जो लेटरल वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं। क्लियर? मैं कुछ ऐसी हवाई बातें तो नहीं कर रहा हूँ, यही जो अभी आपको पता है वही बोल रहा हूँ, और आपको दिखे रह भी रहा है कि हाँ यही, और यही इसका ट्रीटमेंट होता है कि जो स्ट्रक्चर्स, अगर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ जेनुबेरम, तो सर जो मीडियल स्ट्रक्चर्स है जो पास पास आ गए उनकी स्ट्रेचिंग करूंगा, और जो दूर स्ट्रक्चर चले गए डेट इज लेटरल स्ट्रक्चर्स उनकी स्ट्रेंथनिंग करके पास लेके आऊंगा। तो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कुछ? इसी वजह से जेनुबेरस देखने को मिलता है। क्यों? इस वजह से। ये लाइन बोल रहे हो, ये लाइन पढ़ो, नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस ऑफ्टन लिमिटेड टू अ पार्ट ऑफ द जॉइंट, एग्जांपल मे बी लिमिटेड ड्यू टू द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द टिबियोफिब्रल जॉइंट। मीडियल कंपार्टमेंट थोड़ा सा पास पास में ज्यादा आता है ड्यू टू इट्स फॉर्म, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मीडियल कंपार्टमेंट है वो ज्यादा पास में आता है ड्यू टू इट्स मेनिस्कस। ठीक है, उनके मेनिस्कस की वजह से जो मीडियल वाला है वो ज्यादा पास पास में आता है एज कंपेयर टू लेटरल, है ना। और ज्यादा डीप में अगर इसको समझना है तो फिर आपको उसकी पूरी एनाटॉमी पढ़ना कि जो मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस में डिफरेंस क्या होता है, वो जब पढ़ लोगे तो खुद समझ आ जाएगा कि उनके स्ट्रक्चर में कौन बड़ा कौन छोटा और कैसे होता है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मीडियल वाला पास पास में क्यों आता है। ठीक है, तो पास पास में जैसे मीडियल वाला पास में आ गया तो वो ऑटोमेटिक क्या कॉज कर देगा, बोले, यानी जेनु वायरस। ठीक है, अब यहां से ये पूरा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ये सब कुछ लॉजिक पे होता है। लोग बोल तो देते हैं जेनु वायरस, ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल दिमाग लगाने वाली चीज, सब लॉजिक पे था। एक हल्का सा लॉजिक जोड़ा और हमें रिलेशन देखने को मिल गया कि अच्छा सर ये रिलेशन था। और क्या देखने को मिलेगा, सब कॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस में यानी थिकनिंग मिलेगी, स्ट्रक्चर सब कॉन्ट्रल सिस्ट मिलेगी। दिखाया था आपको ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन, देखा। लूज बॉडीज क्या, देखो लूज बॉडीज ऑस्टियोफाइट्स को ही बोलते हैं। ऑस्टियोफाइट जब एक जगह बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पर तो ऑस्टियोफाइट्स हो गए। अब बोन पर से कोई एक एक छोटे छोटे से इधर उधर डले हुए हैं एक एक एक, तो उनको लूज बॉडीज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटी में इधर उधर है तो उन्हें क्या बोलते हैं, लूज बॉडीज। और आखिरी में फाइनली डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट। डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे करोगे, ये वाली हेडिंग दे देना, डिफरेंशियल डायग्नोस। डिफरेंशियल डायग्नोस दो डिसीज से करना पड़ता है, एक आरए और एक गाउट से। ठीक है, दोनों से बताइए, दोनों, क्योंकि दोनों में मेजर एक ही चीजें दिखती हैं। आरए का मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इतने सारे डिफरेंस। मेन कैसे करोगे, मेन हम सीधा सा एक आरए के लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट और ईएसआर टेस्ट होता है, जिसमें आरए का जीन, वो आरए का जीनोम पॉजिटिव आ जाएगा तो आप बोल दोगे ठीक है ये आरए है, ओए नहीं है। दूसरी एक चीज और होती है, डेट इज गाउट। गाउट क्या होता है, गाउट इज अ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, गाउट को गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउटी अर्थराइटिस। अब जब अर्थराइटिस है तो सबको सेम साइन सिम्टम तो सब सेम ही दिखने हैं भैया, है ना। तो फिर ये कैसे फाइंड करोगे, सिंपल सी चीज, इसका हम टेस्ट करा लेंगे तो उसके बॉडी में एबनॉर्मल सीरम में यूरिक एसिड ज्यादा मिलेगा तो हम बोल देंगे सर गाउटी अर्थराइटिस है। देखो, और ये सबसे ज्यादा मालूम कहाँ मिलता है, बिग टो में। गाउट दिखाता हूँ, एबनॉर्मल यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, देखा भी होगा बहुत लोगों ने आपने। सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है बिग टो में, इस तरीके से एबनॉर्मल यूरिक एसिड कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये भी कुछ नहीं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये गाउट होता है, एब्नॉर्मल यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन। देखो इस वाले में, देखो ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं, और भी कहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही मिलता है बिग टो पर, याद रखना। ठीक है, साइंस अर्थराइटिस है तो सिम्टम्स वही रहते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन। ट्रीटमेंट क्या रखोगे, मैंने कहा ना सारा ट्रीटमेंट, मैंने फिर वही बोला, ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है ड्रग। ड्रग एनाल्जेसिक वगैरह किसके लिए, पेन हो रहा है, पेन कम करोगे और क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी बंदा परेशान है वो पेन के लिए ही तो है, तो सबसे पहले पेन कम करना है। ठीक है, फिर कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स के ड्रग दिए जाते हैं। क्या होते हैं वो कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, जो कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको इतनी जल्दी डिजनरेट नहीं होने देते, सीधी सी बात है। कौन से होते हैं नाम याद, ये बहुत कॉमन ड्रग दिए जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कॉन्ड्रोप्रोटेक्टिव, दैट इज कॉन्ड्रोटिन सल्फेट,
ग्लूकोसामाइन, है ना, आर यूज्ड टू रिपेयर ऑफ द डैमेज कार्टिलेज, जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए ये अलग से दिए जाते हैं। ऐसी क्या इसमें क्या होंगे सोचो, जो ग्लाइकोजेंस वगैरह थे, जो ग्लूकोसामाइन लिखा है, जो हमने जो पढ़े चुके हैं, प्रोटीओग्लाइकेंस वगैरह, वो सब होते हैं, बाहर से दिए जाते हैं जिससे अंदर कार्टिलेज क्या हो सके, जो खराब हो गई वो बन सके। ठीक है, और क्या दे सकते हैं, हमें लगता है कि नहीं भैया कार्टिलेज में हमें नहीं लगता, हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से इंजेक्शन लगा देते हैं, किसके, एक विस्कस सप्लीमेंटेशन, यानी एक ऐसा फ्लूइड लगा देते हैं जो कार्टिलेज की तरह वर्क करता है, जो कार्टिलेज के फंक्शन को करेगा। क्या करेगा, कार्टिलेज के क्या फंक्शन है, एक डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा उनके बीच में, प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्लस वर्कलोड को ट्रांसफर करेगा। तो सोडियम हाइड्रोलिन के इंजेक्शन लगते हैं, वो कुछ नहीं, एक तरीका सोडियम हाइड्रोलिक जो फ्लूइड है उसका बिल्कुल सेम काम वैसे ही होता है कार्टिलेज की तरह। तो उसको सोचो एक वीक में 3 से 5 बार लगवाना पड़ जाता है। सोचो हर दिन ऐसा समय आ जाता है, हर 2 दिन में से एक दिन, एक हफ्ते में 5 बार लगवाना पड़ जाता है, क्योंकि वो डेली लगाओगे डेली खत्म हो जाएगा। वो जॉइंट के बीच में इंजेक्शन लग के लगता है। वो क्या करता है, इट इम्प्रूव्स कार्टिलेज फंक्शन, जो कार्टिलेज के फंक्शन है वो खुद परफॉर्म करता है, वो खुद काम करता है। इट इज क्लेम टू बी कॉन्ट्रोप्रोटेक्टिव, सीधी सी बात है, जब वो दूसरी चीज आ गई वो काम करेगी तो कार्टिलेज वैसे ही प्रोटेक्ट होगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, काम ये करता है, कार्टिलेज की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि ये फ्लूइड है एक तरीके का। सपोर्टिव थेरेपी में क्या देते हो, सबसे पहले यही बोलते हैं वेट रिडक्शन, चलना कम करो, वेट पे थोड़ा कम दो, थोड़ा है ना, क्योंकि चलना थोड़ा कम करो। हीटिंग वगैरह लगाते हो पेन रिलीफ एंड स्टिफनेस के लिए, एक्सरसाइज और काउंटर इटेंट जेल, आप समझते हो ये सब आते हैं ना, बॉलिनी वगैरह, ये सब जो पेन कम। यहाँ एक्सरसाइजेस का मेन रोल क्या बनता है, 2 मिनट इस पे बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्यों कराओगे सर, पहली चीज एक्सरसाइज इसलिए करानी है कि आप उस जगह पे पेन को कम कर सको, स्वेलिंग को कम कर सको, है ना, आप उस जगह पे मोशन लेके आ सको, स्पाज्म रिड्यूस कर सको। कैसे सर, स्टार्टिंग में पहले आपने पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, आपने एनर्जेटिक से कम करा, इलेक्ट्रोथेरेपी वगैरह देके आपने पेन कम करा। अब आपको पता है सर हम थोड़ी भी एक्सरसाइज कराएंगे पेन तो आएगा, तो अब जब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फ्रेश ब्लड आता है। जैसे ही उस जगह पर फ्रेश ब्लड आएगा तो जो वहां कौन से मीडिएटर्स बैठे हुए, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, वो वहां से जाएंगे, फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी, फ्रेश न्यूट्रिशन आएगा, तो वो क्या होगा, तो वहां पर वो हीलिंग को प्रमोट करेगा, जो चीजें खराब हो रही है वो वहां पर उसे हीलिंग को प्रमोट करेगा, पेन को रिड्यूस्ड करेगा। अगर फ्रेश ब्लड आएगा, सेल डेब्रिस वगैरह जो स्ट्रक्चर्स खत्म वो वहां से हटेंगे। तो एक्सरसाइज पहली इस चीज को, यानी एक्सरसाइज वहां पर पेन को कम करेगा, फ्रेश ब्लड आएगा तो स्वेलिंग भी कम होगी, ठीक है। प्लस एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी है, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि पेन वेन तो जैसे कम हो गया, वरना आप नहीं करोगे तो क्या होगा, जो चीजें जिस जगह पर एक्यूमुलेट होती जा रही है वहीं पर रह जाएंगी, ऑस्टियोफाइट्स जगह। आप थोड़ा बहुत अगर मोशन पढ़ लेते हो, इसमें इसमें एक्सरसाइज, आप हैवी एक्सरसाइज कभी नहीं करा सकते, वरना चीजें वैसे ही टूट रही हैं वो और खराब हो जाएंगी। आप इसमें बिल्कुल माइल्ड एक्सरसाइज हो, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में, कि क्वाड्स वीकनिंग है तो उसकी आइसोमेट्रिक कराओ, प्रॉपर इतनी एक्सरसाइज कराते रहो कि पेशेंट अपनी डेली रूटीन लाइफ को जीता रहे। आप उसे उस लेवल पे तो नहीं लेके आ पाओगे कि वापस दौड़ा दो, क्योंकि भैया वो एज के साथ है, कोई बीमारी थोड़ा ना जिसे हम ठीक करा देंगे, वो तो किसके साथ है, एज के साथ है। तो एज वाली चीज कैसे होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हमें इसमें ध्यान देना होता है, ठीक है। एज, अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही मोशन इंड्यूस्ड करो, आप मोशन करवाओगे तो उससे और क्या होगा, कि जो बीच में ऑस्टियोफाइट्स वगैरह एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो क्या थोड़ा साइड से हो जाए, तो वो जगह बनी रहे, तो पेशेंट का डेली थोड़ा, इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि डेली डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जो प्रॉपर एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको बताएगा वही करना, उससे अपने मन से नहीं, वरना कुछ भी करने में लगा हुआ है और चीजों को तोड़ ताड़ ले गलत तरीके से एक्सटेंड, है ना, उसे मालूम है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो विद इन अ लिमिट एक्सटेंशन करवाना है, ज्यादा नहीं करवाना है ना। जैसे थोड़े से क्वाड्स वगैरह, है ना, स्क्वाटिंग वगैरह, बिल्कुल लिमिटेड विद पेन फ्री रेंज में स्क्वाटिंग वगैरह, ये सारी चीजें करानी है जो वहां पर मोशन बना के रखें। क्यों बना के रखें, वरना फिर से मीडिएटर्स आएंगे, फिर से पेन होगा, फिर से स्पाज्म होगा, पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा, और आगे चल के जो चीज आगे होनी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, क्या, कैप्सूल का टाइटनेस, और फिर पेशेंट चाहकर भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फिर आखिरी में रिजल्ट एक ही होगा, डेट इज ऑपरेटिव। तो हम उसको बहुत डिले कर सकते हैं, है ना, कि जो चीज अगर 6 महीने बाद ही होनी है तो हम उसको 2 साल बाद हो, तो हम इससे इसको डिले कर सकते हैं, एक्सरसाइज और प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह करवा के, यानी प्रॉपर बोलूं तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से, ठीक है। तो वहां पर रोल हमारा ये है कि हम इसको, वो जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस्ड कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ उसको दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करोगे, क्या लग रहा है, जब हमें लग रहा है कि एंड स्टेज आ गई, तो पहली एक ही काम है, ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी मतलब क्या,
कि जो दो बोन आप देखो सीधी सी चीज होती है, सीधा समझो, ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये पास, अब ये तो नॉर्मल है, अब ये अगर ये पास पास आ जाए, बिल्कुल पास पास, तो क्या होगा, ये एकदम ऐसे चिपकने लग जाएंगे। अब मैं क्या करूं, मैं सिंपल सी एक चीज करता हूं कि मैं सर तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस बोन को हल्की सी सर्जरी से काट देता हूं इधर से और हल्की सी इधर से, तो अब इससे क्या होगा, अगेन वापस ये दूर दूर चली जाएंगी। मैंने बोन से इसको काट दिया तो अगेन फिर से जो गैप था वो बन गया, मैंने बोन को कट कर दिया, तो यानी दैट बी कॉल्ड एज ओस्टियोटोमी। तो यही हमने ओस्टियोटोमी करा, यानी ओस्टियोटोमी नियर अ जॉइंट हैज बीन नोन टू ब्रिंग अबाउट रिलीफ इन सिम्टम्स। क्यों, पास पास में थी तभी तो पेन था, तो यानी हाई टीबियल ओस्टियोटोमी, जैसे अगर ये फीमर है और ये टीबिया है तो इसमें हम टीबिया को कट करते हैं, सिर्फ टीबिया को, हाई टीबियल ऊपर से, ऊपर ऊपर से टीबिया को कट कर दिया, जिससे गैप बन गया, फिर से वापस में क्या हो गया, गैप रिड्यूस्ड हो गया। तो हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, ये तो जेन्युवेरम जो हो रहा था उस जेन्युवेरम को भी ठीक करने के लिए। और हिप जॉइंट में हम इंटरट्रोकेंटर को कट करते हैं। क्या होता है इंटरट्रोकेंटर स्पेस, देखा ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस, ये वाला इस स्पेस को इंटरट्रोकेंटर स्पेस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस स्पेस को थोड़ा सा काट देते हैं, तो ये जो ये वाली चीज जो बिल्कुल चिपक गई थी, जिससे ये पूरा नेक और जो हेड है ये वाला पार्ट पूरा ये थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा, इस एरिया को काट दो, ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर गैप क्रिएट एक आपका हो जाएगा। तो अगेन वापस चीजें, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए सिम्टम्स, क्योंकि वापस फिर से क्या होगा, फिर से वेट गेनिंग भी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद फिर से चीजें पास में आने लग जाएंगी, लेकिन ये क्या टेम्परेरी थोड़ी रहती है। तो इंटरट्रोकेंटिक ऑस्टियोटोमी ये जब करने की कोशिश करते हैं कि पता है वहां जॉइंट रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, तो फिर ये करते हैं। इंटरट्रोकेंटिक ऑस्टियोटोमी फॉर हिप जॉइंट हैज बीन शोन टू बी यूजफुल फॉर पेन। सेकंड जॉइंट रिप्लेसमेंट करो, पढ़ा होगा टीकेआर टीएचआर पूरा पढ़ाया है, टोटल नी रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, यूट्यूब पे भी डाला है जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया है जॉइंट रिप्लेसमेंट, है ना। कि अगर लगता है कि दोनों बदलना है, उसकी उसकी क्या बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस, यानी जैसे अगर हिप जॉइंट में फीमर और एसिटाबुलम दोनों बदलते थे तो उसको टीकेआर बोलते हैं, एक को बदलना है तो क्या बोलते थे, है ना, हाफ वाली तो फुल टीकेआर, इसको फिर आधी बोलते हैं ना। इसको मैंने इसको एक स्पेशल नाम भी देते हैं जब हिप जॉइंट में एक को बदलते हैं, और वो नाम मैं अभी नहीं बताऊं, वो नाम जाके आप पता करो, मैंने ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर में पढ़ाया है, नहीं याद आ रहा है तो वहां पे जाके देखो, ठीक है। मैंने कहा भी था कि वो 2 नंबर में इस सर्जरी का नाम आपसे पूछते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट, वहां पर आपको लग रहा है फिर भैया पूरा जॉइंट ही बदलता है, ये एंड सबसे एंड में जॉइंट रिप्लेसमेंट ही करा जाता है, और यही सबसे, आप ये समझ लो कि जब सब सारी चीजें सब कुछ बिल्कुल खराब हो चुकी होती है तो सबसे आखिरी में ट्रीटमेंट यही बचता है, और नी में तो खास करके नी में ये बिल्कुल चलता है। और क्या कर सकते हो सर, जॉइंट डिब्रीमेंट। जॉइंट डिब्रीमेंट क्या, कि भैया पूरा जॉइंट ही क्यों बदलो, जो जो चीजें खराब है सिर्फ उन्हें ही बदल दो। डेब्रीमेंट यानी क्या, अफेक्टेड जॉइंट को ओपन करो, जो कार्टिलेज खराब थी उसे ठीक कर दो, उसके जगह दूसरी लगा दो, स्मूथ कर दो, है ना, जो ऑस्टियोफाइट्स अगल बगल में बन गए थे उन्हें निकाल के बाहर फेंक दो, जो साइनोपियम हाइपरट्रोफाइट हो गई थी उसे काट के अलग कर दो, ठीक कर दो। यानी ये क्या हो गया, इसमें पूरा जॉइंट नहीं बदला, जो जो चीजें खराब थी उन्हें हटा के बदले में दूसरी लगानी पड़ी तो दूसरी लगा दी, उन्हें सिर्फ उतना ही ठीक करा, डेब्रीमेंट करा, पूरा जॉइंट को नहीं बदला, ठीक है। एर्थोस्कोपिक में क्या होता है, कैमरा वैमरा डाल के आप प्रॉपर जो सिंपल जैसा आपको दिखता है बीच में, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, दो जॉइंट के बीच में सिर्फ ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट आ गए जिसकी वजह से जॉइंट स्पेस कम हो रहा है, तो सिर्फ एक वायर डाल के, कैमरा डाल के उस उतने ऑस्टियोफाइट्स को जो बीच में उन्हें बाहर निकाल देते हैं, और जो अगल बगल लूज बॉडी से सिर्फ उन्हें बाहर निकाल देते हैं। कोई मिनिस्कस वगैरह टीयर हो गया तो सिर्फ उसे, हमें पता है हम बस इतना बाहर निकाल देंगे तो स्पेस अपने आप वापस ठीक हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। तो एर्थोस्कोपिक प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ द लूज बॉडी, डीजनरेटिव मेनिस्कस टीयर, और ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा इट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है।